हंसती आज पहली बार मेरे साथ अकेली कमरे में आई थी। मैंने एक सरकारी दफ्तर के ऊपर कमरा किराए पर ले रखा था। दरवाजे पर पहुंचकर मैंने ताला खोला और किसी अदबदार दरबान की तरह दरवाजे को पकड़कर सिर झुकाते हुए हाथ से इशारा करके उसे अंदर आमंत्रित किया। वो भी अपनी हंसी को दबाकर सधे हुए पैरों को इतराकर रखती हुई अंदर आई और बस करो के अंदाज में खिलखिलाकर हंस पड़ी। मैंने दरवाज़ा अंदर से लॉक कर लिया। सामने एक सोफा पड़ा था जिसका मुंह खुली हुई बालकनी की तरफ था। बाईं तरफ मेरा राइटिंग टेबल जिसके साथ ही रसोई थी और दाईं तरफ एक अलमारी जिसके साथ ही बेडरूम था। जाहिर है 3 मंजिला इमारतें चढ़कर प्यास तो सभी को लग जाती है। मैंने कहा प्लीज़ बैठो, मैं पानी लेकर आता हूँ। और वो रहा वॉशरूम, मेरे घर में सबसे साफ सुथरी जगह। वो मुस्कुराते हुए अच्छा में सिर हिलाने लगी। मैं पानी लेने किचन में चला गया। आज मैं तुम लोगों को बताऊंगा कि जब कोई लड़की अकेली मेरे साथ कमरे में आती है तो मैं उसके साथ क्या करता हूं और तुम लोग क्या करते हो। लेक्चर के शुरू से लेकर एंड तक ध्यान रखना कि यह किसी एक लड़की की कहानी नहीं है। इस लेक्चर में कई स्टेप्स हैं और हो सकता है किसी लड़की के साथ मेरी कहानी किसी भी एक स्टेप पर ही खत्म हो गई हो तो मैं अगले स्टेप में किसी वैसी ही दूसरी लड़की की कहानी बताने लगूंगा ताकि तुम्हें समझ में आ जाए कि आगे क्या करना है। हंसती मेरे साथ पहली बार अकेली इस कमरे में आई थी, पर हंसती पहली लड़की नहीं थी जो अकेली इस कमरे में आई थी। कई सिर्फ पानी पीकर चली गई, कईयों ने बस खूब सारी बातें की और कई थोड़ी देर बाद खुद ही मुझसे चिपकने लगी। लेकिन यहां मैं हंसती की कहानी तुम्हें स्टेप बाय स्टेप सुनाऊंगा और सिर्फ खास खास बातें बताऊंगा, क्योंकि जो अब बीच में आने वाला था वो मैं पिछले लेक्चर्स में बता चुका हूं। अब सिर्फ काम की बातें होंगी। मैंने हंसती के साथ कमरे में बहुत सी बातें की, पर मैं तुम्हें सब बातें ना बताकर बस कुछ खास पलों पर काम करना सिखाऊंगा। बातें तो तुम लोग कर ही लोगे, वो तो तुम लोग ज्यादा ही करते हो। बातों पर कम और खामोशियों पर ज्यादा काम करना है। नहीं, मैं तुम्हें कोई जादुई डायलॉग बोलना नहीं सिखाऊंगा जिसे बोलते ही लड़की पट जाएगी। बातें कुछ देर ही साथ देती हैं, बातें थोड़ी देर ही प्यार को संभाल पाती हैं, बातें मन को भटका देती हैं। मैं एक चमकते हुए कांच के गिलास में ठंडा पानी लेकर आया। देखा तो वो सोफे की बजाय राइटिंग टेबल पर अपने वाइट सैंडल्स उतारकर पैरों को आराम देने के लिए उसे ताजी हवा में झुला रही थी। सामने खुली बालकनी से नजर आते हवा से हिलते पेड़ों को देखते देखते उसने मेरे हाथ से गिलास पकड़ा और छोटे छोटे घूंट भरती हुई पांव हिलाती रही। मैं उसके पास से चुपचाप बिना उसे डिस्टर्ब किए चलता हुआ सोफे की एक तरफ कोने में जाकर बैठ गया और अपने नोकिया के बार फोन से किसी के मैसेजेस का रिप्लाई करने लगा। उसमें और मुझ में लगभग 15 कदमों की दूरी थी। उसने वहीं टेबल पर बैठे बैठे पूछा, क्या कर रहे हो? मैंने कहा कुछ नहीं यार, बस 5 मिनट कुछ जरूरी मैसेजेस का रिप्लाई कर लूं। मैं जानबूझकर उसे अकेले वक्त देना चाहता था। मैं पूरी तरह उसकी तरफ पीठ करके बैठ गया। आमतौर पर अगर कोई लड़की तुम्हारे साथ अकेली कमरे में आए तो तुम उस पर टूट पड़ते हो। छूना, गले लगाना, चूमना। तुम्हारे मन में ख्याल होता है कि मुश्किल से मिले इस मौके का पूरा फायदा उठाया जाए, फालतू बातों और नखरों में वक्त ना बर्बाद करते हुए जल्दी जल्दी मंजिल तक पहुंचा जाए। क्या तुम घर आए मेहमान को नोचना शुरू कर देते हो कि दिखा भाई तेरी जेब में क्या है, इन लिफाफों में क्या है? नहीं ना, तुम उसके आराम का ध्यान रखते हो, चाहते हो कि वो अपने घर से दूर जिस दबाव को भूलने आया है उससे दूर यहां शांति से बैठ सके। याद रखना, जहां खामोशी होती है वहां प्यार होता है और जहां बातें होती हैं वहां बाजार। बाजार बातों से चलता है, दिमाग सिर्फ बातों से प्रभावित होता है, पर दिल खामोशियों को पसंद करता है। प्यार निशब्द होता है। तुम बोले कि प्यार गया, यह सम्राट विक्रमादित्य के कंधे पर बैठा हुआ पिशाच है। सवाल उठाता है, मजाक उड़ाता है, लेकिन तुम बोले कि वो गया। तुम ऐसी बातें कर ही नहीं सकते जो प्रेम को जिंदा रखे। बातें प्रेम को मार देती हैं। तुम बोले कि बाजार आ गया, दिमाग आ गया। प्रेमी आपस में खूब बातें करते हैं, बहुत सारी, दिन रात। इसीलिए वो झगड़ते हैं, प्यार खत्म हो जाता है। क्योंकि तुम जो भी बोलते हो वो बदल जाता है। अगर आज तुम कह रहे हो कि मैं 25 साल का हूं तो अगले साल ये झूठ हो जाएगा, तुम 26 के हो जाओगे। वक्त हर चीज को झूठ कर देता है। बातें झूठ ही होती हैं, सच बोला ही नहीं जा सकता, बोले कि चूके। जहां बातें होती हैं वहां प्यार नहीं होता, वहां बस झगड़े होते हैं। समय गुजरता है, हालात भावनाओं पर असर करते हैं, लोग बड़े हो जाते हैं।
तुम जिससे बातों वाला प्यार करोगे उसमें इतना कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि उसे लगने लगेगा कि वो तुमसे भी ज्यादा बेहतर चीज डिजर्व करता है और वो तुम्हें छोड़कर चला जाएगा। मगर मौन मौन प्यार को पालता है। दरअसल मैं तुम्हारे दिल और दिमाग को अलग कर रहा हूं। तुम्हें एक हाथ से लड़की के दिमाग को कंट्रोल करना है और एक हाथ से उसके दिल को। अगर दिमाग जीतना चाहते हो तो बातें करो, लेकिन अगर दिल जीतना चाहते हो तो खामोशियों पर काम करना सीखो। फिलहाल यहां इस कमरे में हम दिल पर काम कर रहे हैं, दिमाग को यहां से दूर रखो। मैं चाह रहा था कि हस्ती इस कमरे को पसंद करे। यहां उसे किसी इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करने की जरूरत नहीं है। वो यहां आराम करने आई है, मेरा कोई काम करने नहीं। जैसे तुम लोगों को वो अड्डा बहुत पसंद होता है जहां तुम घंटों अपने दोस्तों के साथ वक्त बिता सको बिना किसी सामाजिक दबाव के। समाज, माँ बाप, रिश्तेदार हर वक्त तुम पर नजर रखते हैं। उस मानसिक गुलामी से दूर जहां तुम्हें आजादी की सांस मिलती है। वो तुम्हारे किसी दोस्त का कमरा हो सकता है, कोई चट्टान, नदी का किनारा, गहरे जंगल में कोई पेड़ जिसका तुम्हारे घर वालों को अंदाजा भी ना हो। मैं कोशिश कर रहा था कि वो ज्यादा से ज्यादा इस कमरे की खामोशी को, मौन को, तन्हाई को, बोरियत को महसूस कर सके। वो कुछ ना कुछ बोलती जा रही थी। मैं भी हल्के फुल्के जवाब देता जा रहा था। अभी 90 सेकंड ही बीते थे कि अचानक वो पल आया जिसका मुझे इंतजार था। वो बोलते बोलते चुप हो गई। कलाइयों के जोर पर उछलकर किसी हिरनी की तरह नंगे पांव पंजों पर चलती हुई वो खोई खोई सी बालकोनी की तरफ ऐसे बढ़ी जैसे कोई परी बादलों पर टहल रही हो। नहीं, मैं उसे देख नहीं रहा था, मैं जानता था। ये पल सब कुछ है। इस पल वो सब भूल गई। मैंने अपनी सांसें तक रोक ली। उसने बालकनी में जाकर अपनी बाहें फैलाकर एक लंबी सांस खींची, आजादी की सांस। थोड़ी देर रोककर फिर जोर से छोड़ी। इसी आजादी के सांस के लिए एक लड़की तरस रही होती है जिसकी वो कोई भी कीमत चुकाने को तैयार होती है। उसके झुमकों की आवाज से मैं समझा कि उसने अपने खूबसूरत चेहरे को मेरी तरफ पलटाया। सुनकर मैंने भी एक अच्छी सी स्माइल के साथ उसे देखा और अपना फोन साइड पर रखते हुए कहा, बस हो गया। वो थोड़ा चलती हुई आई और सोफे के दूसरे किनारे पर बैठ गई। ना यहां टीवी है, ना कोई रूममेट। तुम बोर नहीं होते? मैंने कहा, तुम हो ना। उसने अपना मुंह पिचका लिया और ये देखो, मेरे पास म्यूजिक है। अपनी रेड चेक शर्ट की पॉकेट से मैंने अपना आईपॉड निकाला, पास खड़े हेडफोन पकड़े, अटैच किए और एक अच्छा सा सॉन्ग ढूंढा जिसके बोल समझ में ना आए ताकि वो शब्दों में ना उलझे पर उसका म्यूजिक उसे किसी दूसरी दुनिया में ही ले जाए। उसे आईपॉड पकड़ाकर हेडफोन उसके कानों में लगाने के लिए मैंने अपना एक घुटना उठाकर सोफे पर रख लिया। शुरू होते ही वो संगीत उसे ले उड़ा। दोनों पांव सोफे के ऊपर रखते हुए धुनों पर पकड़ बनाने के लिए उसने अपनी आंखें बंद कर ली। वो इतना खोने लगी कि उसके पांव सोफे पर फिसलने लगे और उसके अंगूठे मेरे घुटने से टकरा गए। वो चौंक कर बोली, ओह सॉरी। मैंने उसके पांव पकड़े, एक एड़ी अपने घुटने पर रखी और एक के ऊपर दूसरा पैर रखकर बोला, यहां रखो, आराम से, रिलैक्स, एंजॉय करो। वो भी निसंकोच पैरों को हिलाती हुई गीत सुनने लगी। उसकी आंखें बंद थी पर मेरी खुली थी। मेरा पूरा ध्यान उसके चेहरे पर था। चेहरा ही देखना चाहिए। उस पर तैरते भाव, एक्सप्रेशंस, दिलचस्पियां, हैरानियां। लेट हर टेक हर टाइम। वो तुम्हारे साथ यहां अपना वक्त बिताने आई है। उसे उसका वक्त दो, वो तुम्हें अपना वक्त देगी। वक्त ही सब कुछ होता है। तुम भी ऐरों गैरों को अपना वक्त नहीं देते, किसी अपने के लिए बचाकर रखते हो। वक्त देना आजादी है, प्यार है। लोगों का इस्तेमाल करने की जल्दी मत करो, उन्हें अपनी जिंदगी जीने दो। तुम बस देखो, उसका चेहरा देखो। मान लो मैं तुमसे कहता हूं कि मैं तुम्हें एक लड़की की तस्वीर दिखाने वाला हूं। वो एक मॉडल है और किसी मैगजीन के लिए उसने ये तस्वीर खिंचाई है। तस्वीर में हवा की वजह से उसकी छोटी सी स्कर्ट उड़ गई है और अंदर से उसकी लॉन्जरी नजर आ रही है। वो तस्वीर पूरी की पूरी तुम्हारे सामने आ जाएगी, लेकिन मैं चाहता हूं कि तुम पहले उसका चेहरा देखो। चेहरे से सुंदर कुछ नहीं होता, बस उसी पर भाव बदलते हैं। बस उसके शरीर का वही हिस्सा है जो बिना शब्दों के बोलता है। अच्छी तरह उसके चेहरे के भाव देखो। देखो किसकी लॉन्जरी देखने जा रहे हो। कोई जल्दी मत करो, क्योंकि यह स्कर्ट अब दोबारा नीचे नहीं होने वाली है। अब उसके टॉप को देखो। औरत के लिए उसका पूरा शरीर ही इंपॉर्टेंट होता है। देखो उसने इस तस्वीर के लिए कौन सा टॉप चुना है।
अब वो देखो जिसे किसी कलाकार की तरह वो दिखा रही हैं। ये प्रैक्टिस अलग अलग तस्वीरों पर आती जाती लड़कियों पर तब तक करो जब तक ये तुमसे खुद ब खुद ना होने लग जाए। ये मेरे लिए शर्म की बात होगी अगर मैं ये सोचूंगा कि मैं इस अकेली लड़की का कैसे फायदा उठाऊं, अगर मैं उसके कीमती सामान पर बुरी नजर रखूंगा। टीवी मीडिया तुम्हें ठरकी बनाता है, नजरों से हवस ठंडी करने की आदत डालता है। किसी के शरीर को गंदी नजर से देखोगे तो उसे बुरा लगेगा। अगर कोई पहलवान तुम्हें गंदी नजर से देखे तो तुम्हें कैसा लगेगा? यह सामने वाले का अपमान है, खुद का अपमान है। गाना खत्म हुआ, उसने अपने पैर मेरे घुटने से उठाए और बिल्कुल मेरे पास बैठकर बोली, ऐसा ही एक और सॉन्ग लगाओ। मैंने उसके हाथ से आईपॉड लिया और नया सॉन्ग ढूंढने लगा। खैर, मैं उसे अब और कोई सॉन्ग नहीं सुनाने वाला था, मैं उसे यहां गाने सुनाने थोड़ी ना लाया था, पर फिर भी ढूंढने का नाटक करने लगा। वो अपना चेहरा बिल्कुल मेरे कंधे के पास लाकर स्क्रीन को देख रही थी। मैं ढूंढता ही जा रहा था। उसकी गर्दन थकी तो उसने अपने गाल को मेरे कंधे पर टिका लिया। मैं ढूंढता ही जा रहा था। उसके नर्म गाल की गर्माहट मुझे मेरे कंधे पर महसूस हो रही थी, जो और गर्म होती जा रही थी। मैंने भी लंबी सांसें खींचनी शुरू की। मर्द की गहरी सांसें, उसका ऊपर नीचे होता सीना देखकर औरत भी उतनी ही उत्तेजित होती है जितना मर्द औरत की धड़कती छाती देखकर होता है। औरत भी सेक्स को उतना ही पसंद करती है जितना मर्द करता है। तुम जब भी किसी औरत के साथ होते हो, उससे बात कर रहे होते हो, तो सोचा करो कि जैसे तुम उसका कोई फेवर कर रहे हो। बस यही मत सोचा करो कि तुम्हारी ही लॉटरी लगी है जो तुम्हें किसी खूबसूरत औरत के साथ वक्त बिताने का मौका मिला है, वरन लड़की की भी लॉटरी ही लगी होती है कि उसे एक मर्द मिला है। यहां फायदा बस तुम्हारा ही नहीं हो रहा है, उसका भी हो रहा है। तुम्हें खुद को भी कीमती समझना है। सिर्फ वही तुम्हारा माल नहीं है, तुम भी उसका माल हो। वो भी इस मौके को पूरा एंजॉय करना चाहती है। अब मैंने उसके माथे को अपने गाल से छुआ और छूते ही मैं समझ गया कि उसके चेहरे पर कामदेव ने हल्की सी सूजन दे दी है। ऐसी गर्म चमड़ी को ना चूमकर मैं उसका अपमान नहीं कर सकता था। मैंने अपने चेहरे के जोर से उसके माथे को पीछे की तरफ धकेला, जिससे मुझे उसकी पूरी तरह खुली हुई गुस्से से भरी बड़ी बड़ी आंखें नजर आई, जिसके डोरे गहरे लाल हो चुके थे। उसके हल्के सूजे हुए होंठ और फूले हुए नथुने बता रहे थे कि वो नाराज नहीं है। मैंने अपने होंठों के पास आ गए उसके माथे को धीरे से चूमा, इतनी धीरे कि वो इस छोटे से चुंबन में ही खो जाए। याद रखना, जितनी धीरे करोगे आग उतनी ही तेज भड़केगी। और ध्यान रखना, कुछ भी बोलना नहीं है। तुम बोले कि मूड बदल जाएगा, फिर से सब कुछ शुरू से शुरू करना पड़ेगा। प्रेम करो, प्रेम करना तुम्हारा हक है। तुम इस दुनिया में यही काम करने आए हो, मगर आराम से करो। एक यही काम तो है जो आराम से करना चाहिए। मायाजाल की भागदौड़ से दूर जब तुम अपने प्रेमी के साथ होते हो तो जो करना है आराम से करो। जीवन धीमा है, प्रेम धीमा है। फक और संभोग, इन दोनों शब्दों में बड़ा फर्क है। फक शब्द तुम्हें तेजी के लिए उकसाता है, वो डिजाइन्ड है। बाजार चाहता है तुम सब कुछ जल्दी जल्दी करो, भागो, वक्त कम है, सब कुछ तेज तेज करो। फक फक फक। कई कंपनियों को अपना प्रोडक्ट तुम्हें बेचना है, सबकी बारी आनी चाहिए। कम से कम समय में तेज तेज एडवर्टाइजमेंट्स आती जाती रहती हैं और वो दिन ब दिन और तेज होती जा रही हैं। लूट लो, मंडे का 50% ऑफर है, खाते ही लव हो जाएगा, कंडीशन सप्लाई। वो लोग तुम्हें जल्दी जल्दी सब कुछ करने वाली मशीन बना रहे हैं। प्यार आराम से करना है, धीरे धीरे। संभोग का अर्थ होता है मिलकर भोगना। अगर तुम किसी से प्रेम करते हो तो उसके साथ खाना खाना भी संभोग है, उसके साथ बैठकर झील किनारे उगे कमल देखना भी संभोग है, सिर्फ चूमना भी संभोग है। तुम दोनों मिलकर एक चीज को भोग रहे हो। नहीं, मायाजाल की झुंझलाहट उसके कोमल जिस्म पर नहीं उतारनी है। उसकी गर्म होती सांसें मेरी आईपॉड को थामी हुई मुट्ठी पर पड़ रही थी। मैंने उसके माथे को चूमा था। इसका शुक्रिया अदा करने के लिए उसने सांस तोड़ते हुए मदहोशी में मेरे गले को ऐसे धीमे से चूमा जैसे वो मेरी खोपड़ी को धड़ से जोड़ने वाली स्टर्नोक्लाइडोमेस्टाइड मसल को होंठों से पकड़ने की कोशिश कर रही हो। उसने ऐसा करने में तकरीबन 8 से 10 सेकंड लगाए। सोचो उसने कितना धीमे से चूमा होगा। उसको तो अपने होंठों को मेरी गर्दन की जमीन से उखाड़ना पड़ा। अब
मैंने आईपॉड एक तरफ रखा, उसकी तरफ पलटा और उसके कान के नीचे से उसकी गर्दन को ऐसे पकड़ा कि मेरा अंगूठा उसकी ठुड्डी के बिल्कुल नीचे था। वो शर्म की मारी नीचे फर्श को देख रही थी। मैंने अंगूठे की मदद से उसके चेहरे को ऊपर उठाया और साथ ही खुद भी थोड़ा सा उठते हुए अपना एक घुटना हस्ती की दाईं तरफ रखा और दूसरा बाईं तरफ। मेरी जीन्स में लगी लेदर की बेल्ट उसकी ब्रा पर दबाव बना रही थी। मैंने उसके सिर को पीछे की तरफ बिछाया। उसका चेहरा बिल्कुल मेरे चेहरे के नीचे था। उसने एक बार मेरे विशाल धड़ को ऊपर से नीचे की तरफ देखा, फिर नीचे से ऊपर की तरफ। मेरी तस्वीर आंखों में बसाई और आंखें बंद कर ली। मैं उंगलियों से उसके चेहरे पर उगे छोटे छोटे रुओं को महसूस कर रहा था। मेरा अंगूठा उसके आईब्रो पर चल रहा था। फिर मैंने उसी धीमी गति के साथ उसके माथे को 3 चुंबनों में नाप लिया। फिर बंद आंखों पर 2 चुंबन, गालों पर 10 या 12 चुंबन, वैसे ही धीरे धीरे, मगर चूमने की आवाजें उसे आपे से बाहर कर रही थी। मैं उसके होठों पर आकर रुक गया। उसने रहस्य में आंखें खोली, फिर बंद कर ली। उसकी इस हां पर मैंने उसके होठों को ऊपर ऊपर से चूमना शुरू कर दिया, क्योंकि उसने अपना मुंह बंद कर रखा था। मैंने कुछ देर इंतजार किया, फिर अपनी जीन्स के सामने के उभरे हुए हिस्से को उसकी छाती के बिल्कुल नीचे पसलियों के बीचों बीच चुभोया। एक सिसकी खींचने और आह छोड़ने में उसके होंठ खुल गए। मैंने उन गुलाबी होंठों को मुंह में रख लिया। संभोग सम्मानजनक है, प्रेम सम्मानजनक है। जब तुम किसी लड़की से प्रेम करते हो, उसे चूमते हो, तो तुम उसे सम्मान देते हो। ईश्वर ने मर्द को औरत से और औरत को मर्द से प्रेम करने के लिए ही बनाया है। यही एक काम है जो करते हुए तुम्हें शर्म नहीं आनी चाहिए। यह सम्मानजनक है। जानते हो अपमानजनक क्या है? अपमानजनक वो है जो समाज करता है। समाज बड़ा होशियार है, बड़ा लालची, चालाक, धोखेबाज, कमीना। समाज तुम्हारी सेक्स लाइफ को कंट्रोल करता है और तुम्हें ब्लैकमेल। पैसे कमाओ तो लड़की मिलेगी, लड़की से बात नहीं करना, प्यार नहीं करना, पहले कुछ बन जाओ। ये लोग घुमा फिराकर तुम्हें मोटिवेट करते हैं। अब 40-50 साल के माँ बाप अच्छी तरह जानते हैं कि अपने 20-25 साल के बच्चों को कैसे कंट्रोल किया जा सकता है। वो तुम्हें लालची बनाते हैं। ये घर, गाड़ी, दुकान सब तुम्हारा ही है। हम सब तो मर जाएंगे। नए कपड़े ले लो, गाड़ी ले लो, पैसे वाली लड़की से शादी नहीं करनी है क्या? जल्दी करो, तेज भागो। शादी में घोड़ी पर चढ़ने का रिवाज कमाल का है कि बेटा अब भाग, अब सब कुछ तेज करना पड़ेगा, बड़ी जिम्मेदारियां आने वाली हैं, बहुत सारे काम करने पड़ेंगे, आराम से सोकर उठने के दिन अब गए। जरा इस घोड़ी से नीचे उतरो और थोड़ा सा दृष्टिकोण बदल कर देखो तो पर्दे के पीछे का खेल नजर आएगा। दहेज दरअसल लड़की के बाप की चाल है, या यूं कह लो कि समाज का तरीका है लड़कियों को कंट्रोल करने का। लड़के वाले दहेज के भूखे बाद में होते हैं, पहले लड़की वाले दहेज देने के लिए मरे जा रहे होते हैं ताकि यह प्रथा जिंदा रहे। दहेज नहीं होगा तो कोई लड़की अपने माँ बाप पर डिपेंड नहीं रहेगी। लेकिन अब वो सोचती है मैं कहां से लाखों रुपए दहेज के लिए इकट्ठा करूंगी। ना 9 मन तेल होगा, ना राधा नाचेगी। वो महंगा लहंगा, बारातियों का स्वागत, खरीदारी, महंगी शादियां बंद हो जाएं, लड़के वाले दहेज ना ले तो शादियां ही बंद हो जाएंगी। सब लोग मंदिर या अदालत में जाकर 1500 रुपए का खर्चा करके मजे से साथ में रहेंगे। और सच यह है कि कोई भी नौजवान नहीं चाहता कि उसके और उसके प्रेमी के बीच समाज आए, माँ बाप आए। वो ये सब कुछ अकेले ही करना चाहता है, लेकिन समाज खुद को इस तरह इग्नोर करना पसंद नहीं करता। उसे गुलाम चाहिए जो उसके कहने पर चले। इसलिए वो तुम्हें बड़े ही सही दामों पर खरीद लेते हैं, तुम्हें डराते हैं, ललचाते हैं, सेक्स के लिए तड़पाते हैं। झक मारकर तुम्हें उनकी बात माननी ही पड़ती है, क्योंकि यहां बिना पैसों के तुम्हें कोई प्यार नहीं करने देगा। मगर हां, इन लोगों ने नाम बड़े अच्छे अच्छे रख रखे हैं। मंगलसूत्र, 7 फेरे, कन्यादान। भाई तू अपनी कन्या उस गरीब को दान में क्यों नहीं देता जिसके साथ वो रहना चाहती है? देंगे अमीर को, पैसे वाले को, मगर नाम बड़ा अच्छा है, कन्यादान। बेटी के पति से ज्यादा इन्हें दामाद प्यारा है, नाम, रुतबा। समाज दलाल बना हुआ है और शादी के नाम पर बाजार चल रहा है, जिस्मों का धंधा हो रहा है। अच्छे अच्छे नामों के पीछे फायदे छुपे हैं। बच्चों को जिसका दाव लगे अच्छी से अच्छी कीमतों पर बेच रहा है, और यह हमेशा से हो रहा है। समाज तुम्हारे साथ राजनीति खेलता है, और राजनीति का फलसफा है दूसरों के जीवन में दखल दो। 2 लोगों के बीच में बिचौलिए बन जाओ। सामने वाला चाहे या ना चाहे उसकी जिंदगी में दखल दो, नेता बनो। तो समाज दखल देता है,
देखो, एक मर्द और औरत सिर्फ अच्छे दोस्त हो सकते हैं और कुछ हो ही नहीं सकते। हाँ, तुम किसी से प्रेम कर सकते हो, उससे बातें कर सकते हो, उसमें समा जाने की कोशिश कर सकते हो, लेकिन तुम दोनों रहोगे बिल्कुल अलग। तुम हो, वो है। तुम अकेले पैदा हुए हो, अकेले जियोगे और अकेले मरोगे। तुम्हारे बच्चे होंगे, वो भी स्वतंत्र होंगे, उन पर तुम्हारा कोई अधिकार नहीं है। लेकिन रिश्तों को नाम देने से उन पर समाज का कब्जा हो जाता है। वो तुम्हें दोस्त नहीं रहने देते। वो कहते हैं, लो बन गए तुम पति पत्नी। इन नामों के साथ मायाजाल शुरू होता है। पति का ये कर्तव्य होता है, पत्नी का वो। बेटा श्रवण जैसा होना चाहिए, बहू सीता जैसी। एक पोता दे दो, क्या पता हम कल मर जाएं। अपने बच्चों की सेक्स लाइफ को कंट्रोल करने के लिए ये लोग तरह तरह के इमोशनल अत्याचार करते हैं। एक लड़की मेरे पास आई और बोली, मेरे माँ बाप बड़े भोले भाले हैं। मैंने कहा, माँ बाप भी कभी भोले भाले होते हैं? वो इतने चालाक हैं कि तुम्हारे सामने भोले भाले बने हुए हैं। बोली, डैड मेरी शादी की चिंता में बीमार हो गए हैं, हमेशा उदास और परेशान रहते हैं। मैंने एक दिन उसके बाप का पीछा किया। वो अपने ऑफिस से साइकिल पर निकला, रास्ते में 5-6 जगह पर अपने दोस्तों के पास रुका। कहीं ताश खेली, कहीं समोसे खाए, चुटकुले सुनाए, ताड़ियां बजा बजा कर हंसा। फिर शराब पी और घर के बिल्कुल पास पहुंचकर बीमारों की तरह खांसता हुआ, पांव घसीटता हुआ, मर मर कर चलता हुआ घर पहुंचा। बेटी ने बेचारी ने भागकर पानी पिलाया, सामान पकड़ा, अंदर ले गई। एक्टिंग देखते हो इन कमीनों की? ये अपने बच्चों को मानसिक कष्ट देते हैं बस इसलिए ताकि उनको अपने तरीके से, अपनी मर्जी से बेच सकें। यकीन मानो, समाज बस अपना फायदा देखता है, मगर दिखाता यूं है कि जैसे इसमें तुम्हारा फायदा हो। और ये समाज हमेशा से ऐसा ही है। इसकी बनावट, इसकी रचना ऐसी है कि ये बदल ही नहीं सकता। समाज में कभी बदलाव नहीं आता। तुम्हारे बच्चे भी ऐसे ही होंगे जैसे तुम हो, तुम्हारे माँ बाप हैं, तुम्हारे दादा दादी थे। अगर बदलाव हो रहा होता तो पिछले हजारों लाखों सालों में 1% तो बदलाव आया होता। तुम बैलगाड़ी के चक्के के कील पर खड़े हो और वो चक्कर घूम रहा है। कील नहीं घूम रहा, तुम वहीं खड़े हो, बस चक्कर घूम रहा है। लोगों के बस कपड़े बदलते हैं, वो नहीं। तुम्हें क्या लगता है, जब औरत घूंघट में थी तो क्या गुलाम थी, कमजोर थी? जितनी % लड़कियां आज आजाद हैं, उतनी % हमेशा से रही हैं। समझौता करने वाली, लव मैरिज करने वाली, लिव इन में रहने वाली, अकेली रहने वाली, हर तरह के लोग हमेशा से उतने ही हैं। बस तुम्हारी आंखों के सामने से तस्वीरें बदलती रहती हैं, तुम्हारे कपड़े। इसीलिए मैं कहता हूं कि टाइम ट्रैवलिंग कपड़े बदलने जितना आसान है, बस नाम बदलते हैं। लिव इन रिलेशनशिप भी तुम्हारी दोस्ती को शादी की ही तरह समाज का दिया हुआ नाम है। लव मैरिज भी नाम बदलने से तुम नहीं बदल जाओगे। अच्छा, मान लो तुम एक कंफ्यूज लड़की से प्यार कर बैठते हो। पहले वो तुम्हारे माथे पर फ्रेंड का स्टिकर लगा देती है और किसी दूसरे लड़के के माथे पर बॉयफ्रेंड का। वो लड़का खुश हो जाता है, हंसता है, तुम दुखी हो जाते हो, रोते हो। फिर अचानक किसी दिन वो लड़की उस लड़के से ब्रेकअप करके तुम्हारे माथे से फ्रेंड का स्टिकर उतारकर बॉयफ्रेंड का स्टिकर लगा देती है और उस लड़के के माथे पर एक्स बॉयफ्रेंड का। वो रोने लगता है और तुम हंसने लगते हो। मैं पूछता हूं, नाम बदलने से, स्टिकर बदलने से तुम क्यों बदल जाते हो? वो कंफ्यूज लड़की बार बार स्टिकर बदलती रहेगी तो क्या तुम सारी जिंदगी अपना व्यवहार बदलते रहोगे? समाज भी स्टिकर लगा लगा कर तुम्हें बेच रहा है, हालांकि समाज ये सच्चाई खुद नहीं जानता। तुम्हारे माँ बाप भी फंसे हुए हैं स्टिकर्स के चक्कर में उलझे हुए। मेरा बेटा, मेरा नाम। समाज ना चाहते हुए भी तुम्हें चीजें समझने लगता है। जो जितनी कीमती हो उतना ही अच्छा है। यह समाज की बुराई नहीं है, यह समाज का चेहरा है। यहां अच्छा बुरा कुछ नहीं है, सब अच्छा है अगर तुम जागे हुए हो। खुद को जानो, अपनी जरूरतों को पहचानो, प्रेम करो। जो अच्छा बुरा होगा वो देखना, अभी से सोचते मत रहो। तुम्हें जो करना चाहिए तुम बस उसे सोचते ही रहते हो, करते नहीं हो। करके देखो, फिर तय करो क्या सही है क्या गलत। करना कर्म है, लेकिन समाज कहता है हमारी मान लो, करके मत देखो, हम जानते हैं। पैसा देखो, अच्छा भविष्य देखो। तुम इस दुनिया में अपने हिस्से का जीवन भोगने आए हो। जो तुम जानना चाहते हो उसे करके देखो। उधार ज्ञान मत लो। पहली बार बात करने का जो मजा है, उससे लेकर प्रेम तक सब कुछ खुद करके देखो, खुद भोगो। अच्छा हो या बुरा हो, उसे देखो, सीखो, समझो, आगे बढ़ो। मुझे याद है
मैंने हस्ती को पहली बार उसके वायु प्रकृति के ग्रुप के साथ देखा था। उसे देखकर ही मैं समझ गया था कि वो हंसती हुई पैदा हुई थी। वायु प्रकृति के ग्रुप में 3 तरह की लड़कियां होती हैं, मित्रा, अमित्रा और सुमित्रा, यानी फ्रेंडली, नॉन फ्रेंडली और ओवर फ्रेंडली। ये हमेशा 3 ही होती हैं, ना 2 ना 4, सिर्फ 3। मित्रा यानी फ्रेंडली, ये सबसे बातें करती है, खुद जाकर किसी लड़के से बात करके उसे परखती है, लेकिन जब ये देखती है कि ये बेवकूफ़ तो पहली मुलाकात में ही मेरा दीवाना हो गया है, तो ये धीरे धीरे उससे बातें करना कम कर देती है। ये अच्छी लड़की होती है, पर इतनी भी अच्छी नहीं होती कि कम अक्लों पर अपना वक्त ज़ाया करे। दूसरी होती है अमित्रा यानी नॉन फ्रेंडली। ये इस छोटे से ग्रुप की लीडर होती है, द क्वीन बी। ये ग्रुप के रूल्स बनाती है, कौन कैसे कपड़े पहनेगा, कैसा मेकअप करेगा, कैसे लड़कों से बात करनी है। इसे गरीबों से बड़ी नफरत होती है और ये इन दोनों को कंट्रोल करने की कोशिश करती रहती है। नाराज होती है, चिल्लाती है, बात ना बने तो दिल टूटने का, रोने धोने का इमोशनल ड्रामा भी करती है। लगभग सभी लड़कों के साथ नॉन फ्रेंडली रहने वाली अमित्रा किसी एक परफेक्ट बंदे का वेट करती रहती है जिस पर ये अपना पूरा प्यार लुटा सके। तीसरी है सुमित्रा यानी ओवर फ्रेंडली। ये भी सबसे बातें करती रहती है और कुछ ज्यादा ही। ये इस बात से अनजान होती है कि जिससे ये बातें कर रही है वो इसके लिए दिन रात रोता है। ये परवाह ही नहीं करती। मजनुओं के साथ घंटों हंसती रहती है, दिमाग से पैदल, पूरी तरह दिल से जीने वाली। भोली भाली, बड़ी बड़ी आंखें खोलकर हर बात पर हैरान होती है, नासमझी की बातें करती है, लेकिन जितनी नासमझ ये लगती है उतनी होती नहीं है। बस ये परवाह नहीं करती कि कोई क्या सोच सोच कर मरे जा रहा है। हंसती यही तीसरी सुमित्रा कन्या थी। उस दिन उसने घुटनों से 2 इंच नीचे तक सफेद रंग की फ्रॉक पहन रखी थी जिस पर बड़े बड़े गुलाबी रंग के फूल बने हुए थे। तेज आंधी आने के आसार थे। हवाओं के झोंके जमीन से मिट्टी और धूल के छोटे छोटे गोले बनाकर उछाल रहे थे। मैंने हस्ती को इसीलिए चुना क्योंकि वो लापरवाह होती हैं। उसके कपड़ों से पता चल रहा था कि उसके घर से बाहर घूमने फिरने पर कोई पाबंदी नहीं है। जब भी मैं उसे बुलाऊं वो मुझे मिलने आ सकती हैं। लड़की चुनते वक्त कभी सिरदर्द मत पालो। जो पहले से घबराती शर्माती फिरे, घर से बाहर निकलने में 100 बहाने बनाए, उसका मैं क्या करूंगा। आसान से आसान और फायदेमंद रास्ता चुनो। मैंने उस लड़की को चुना जो मुझे सुख दे, ना कि दुख दे। मैं उसे देखता जा रहा था। हवाएं तेज होती जा रही थी। हस्ती अपनी दोनों सहेलियों के साथ कॉलेज की खुली जगह पर खड़ी बातें कर रही थी। बाकी स्टूडेंट्स आंधी से बचने के लिए पहले ही क्लासेस में घुस गए। ये तीनों तब से पता नहीं क्या सोच रही थी। अब आंधी तेज हुई तो भागी। हंसती एक हाथ में किताबें पकड़े, दूसरे हाथ से अपनी फड़फड़ाती फ्रॉक को संभालती हुई किसी भी क्लास में दौड़ी। तेज आंधी में भी मैं बिना पलक झपकाए उसे देखता जा रहा था। मेरे देखते देखते सब स्टूडेंट्स आंधियों में कहीं खो गए। मैं अकेला ही कुछ सोच सोचकर मुस्कुराता हुआ आंधी से तूफान बने उस मौसम में हस्ती की तरफ बढ़ता चला जा रहा था। तभी मैं एक चट्टान जैसे लड़के से टकरा गया। वो हिला भी नहीं। मैंने थोड़ा संभल कर देखा तो 3 लड़के मेरे सामने लाइन में खड़े थे। जिस बीच वाले लड़के से मैं टकराया था वो बोला, आसमां के पीछे तू ही जाता है ना, बोलता क्यों नहीं? चंदू तेरा ही नाम है ना? मैं चुप रहा और खुद को तैयार कर लिया। उसने फिर पूछा, दक्षिण को तूने मारा था ना? इस बार मैंने जवाब दिया। मैंने अपना लोहे जैसा सिर सामने खड़े लड़के के पेट में मारने से पहले उसके साथ खड़े लड़के की ठुड्डी के बिल्कुल नीचे गले के बीचों बीच जा टकराने के लिए अपने इंजन जैसे बड़े से पंच को स्टेशन से रवाना कर दिया था। वज्रपात हो गया। सामने वाला 6 फुट दूर गिरा और साथ वाला अपने गले को पकड़कर सड़क पर गिरी घोड़े की लीद की तरह ढेर हुआ पड़ा था। मजाल है 1 हफ्ते तक पानी की एक बूंद भी उसके गले से नीचे उतर जाए। तीसरा और इस लड़ाई का इकलौता गवाह दूर दूर तक नजर नहीं आ रहा था। हां, हमें किसी ने नहीं देखा था। सामने वाला लड़का अपने पेट की अतड़ियों को संभालता हुआ नए नए योगासन कर रहा था और मैंने वहां से निकलते हुए उसे धमकाया, बेटा तू बाहर मिल। शक्ति औरत की पहली मांग है क्योंकि शक्ति सुरक्षा और स्वतंत्रता देती है। पिछले 1 साल में मैंने इस कॉलेज में कोई दोस्त तो नहीं बनाया था, पर भगवान की दया से दुश्मन अच्छे खासे बना लिए थे।
और ऐसा नहीं कि मैं किसी से दोस्ती करता ही नहीं था। बदमाश किस्म के सीनियर्स, कॉलेज के बाहर खड़े रहने वाले गुंडे, कई पॉलिटिकल लोगों के साथ मेरा अच्छा दोस्ताना था। मैं किसी को कुछ कहता नहीं था, पर इसका मतलब यह नहीं था कि कोई मुझे कुछ भी कहता रहे। याद रखना, जिंदगी में कुछ भी हासिल करना है तो तुम्हें साहसी होना होगा, तुम्हें अग्रेसिव बनना पड़ेगा। दुनिया तुम्हें कुछ भी आराम से नहीं करने देगी, चाहे बिजनेस हो, ऑफिस हो, प्यार हो। तुम्हें लेने वाला बनना पड़ेगा, अपना हक छीन कर लेना पड़ता है। लोग तो तुम्हें आराम से मरने भी नहीं देंगे। इस ब्रह्मांड की रचना के बाद पृथ्वी पर पहले जीवन से लेकर इंसान तक दूसरी सबसे बड़ी घटना है प्रेम। यह पांचवा तत्व है आकाश। आकाश मटके के अंदर भी है और मटके के बाहर भी, अनंत, कोई सीमा नहीं। तुम प्रेम से ही बने हो, तुम प्रेम करने के लिए ही बने हो। जैसे आकाश पर तुम्हारा अधिकार है, वैसे ही प्रेम पर भी तुम्हारा अधिकार है। कोई तुमसे यह चाहकर भी नहीं छीन सकता, पर तुम्हें इस पर अपना हक जताना होगा, प्रोएक्टिव बनना होगा, आगे बढ़कर पहल करने वाला। करके देखो सही है या गलत है। मैंने कुछ दिनों तक हस्ती का पीछा किया, देखा कि जब वो अकेली होती है तो कैसा बिहेव करती है, पसंद के और नापसंद के लड़कों के साथ कैसे अलग अलग पेश आती है, महीने के कौन से दिनों में वो चिड़चिड़ी और मूडी हो जाती है, कॉलेज नहीं आती, और कौन से दिनों में वो हल्का महसूस करती है। मैंने सबसे सुरक्षित दिन चुना। गुनगुना मौसम था, वो सीमेंट के बने एक बेंच पर बैठी थी, और ऐसे बैठी थी कि धूप बस उसके घुटनों से लेकर पैरों तक पड़े। खुद को उसने धूप से बचा रखा था। बात करते वक्त अपना ध्यान अपनी टोन पर रखो, अंदाज पर रखो। टोन सब कुछ है। एक अच्छा सा शब्द है हाय। एक प्यारा सा सवाल है, क्या नाम है तुम्हारा? हां, ये थोड़ा ज्यादा है। तुम्हारी शुरुआत बोल्ड होनी चाहिए। प्लेबॉय सीमा में नहीं रहता। सुरक्षित तरीके तुम्हें कमजोर बना देते हैं। थोड़ा अग्रेसिव बनो, जो करना चाहिए वो करो, आगे बढ़कर बात करो, ये तुम्हारा हक है। बॉडी लैंग्वेज में एक टेक्निक है, मिरर टेक्निक, यानी जैसी बॉडी लैंग्वेज तुम्हारी होगी वैसी ही लड़की की भी होगी। अगर तुम नर्वस हो गए तो वो भी नर्वस हो जाएगी, तुम घबरा गए तो वो भी घबरा जाएगी, तुम रिलैक्स रहे तो वो भी रिलैक्स रहेगी। तुम अपना ध्यान बस अपनी टोन पर रखो, बाकी का काम तुम्हारी बॉडी लैंग्वेज संभाल लेगी। और यहां हमें लड़की के दिमाग को जीतना है, यहां खूब सारी बातें करनी है। दिमाग सिर्फ जो देखता है, जो सुनता है, बस उसी को सच मानता है। यहां खामोशी खतरनाक है, यहां खामोशी सेक्सी नहीं लगेगी। अगर तुम्हें उसका नाम पहले से भी पता है तब भी पूछो। हो सकता है तुम्हें पता हो कि वो कहां रहती है, फिर भी पूछो तुम कहां रहती हो सकता है तुम्हें पता है कि वो चाय नहीं पीती, फिर भी तुम पूछ सकते हो क्या तुम मेरे साथ चाय पीने चलोगी? बात करना जरूरी है। सवाल यह नहीं है कि तुम क्या पूछ रहे हो। मैं उसके पास से गुजर रहा था, उसके चेहरे से आंखें ही नहीं हट रही थी। उसने यूं ही एक उड़ती हुई नजर मुझ पर डाली। मैंने उन नजरों को अपनी नजरों पर अटका लिया। हम दोनों एक दूसरे की आंखों में देख रहे थे। मैं बिना पलक झपकाए उसकी तरफ बढ़ता जा रहा था ताकि वो मेरी बात सुनने के लिए तैयार रहे। एक मुस्कान मेरे पूरे चेहरे पर माथे से लेकर कानों तक फैल गई। वो मेरा चेहरा देख रही थी। मैंने उसे नजरें मिलने से लेकर उससे 2 फीट दूर आकर मुस्कुराते हुए रुकने के बीच उसे कोई ब्रेक नहीं दिया। मेरा एक हाथ जेब में था, एक में नोटबुक रोल करके पकड़ी हुई थी, एक पैर उस सीमेंट के बेंच के किनारे पर ऐसे रखते हुए कि बैठने वाले के कपड़े भी गंदे ना हो। मैंने कहा हाय, क्या नाम है तुम्हारा? जी। उसने अपनी गोदी से पर्स उठाया और साइड पर रखकर खड़ी हो गई। मैंने भी पांव उस बेंच से नीचे उतार कर रख लिया। जी, मेरा नाम हस्ती है, हस्ती सचदेवा। मैंने कहा अरे वाह, ये तो बहुत अच्छा नाम है। उसने एक जेंटल स्माइल के साथ कहा थैंक यू। तुम उस वक्त अपने आसपास जो नजर आ रहा है उसके बारे में बातें करो, जो चीज वहां नहीं है उसके बारे में बातें मत करो। ना ही उसके कपड़ों या गहनों पर कोई कमेंट करो, क्योंकि यह थोड़ा ज्यादा पर्सनल हो जाएगा। खूबसूरती की भी तारीफ नहीं करनी है। मिलते ही उसकी खूबसूरती की तारीफ करना तुम्हें शक के घेरे में ले आएगा, और जो बात वो खुद भी जानती है उसे बाद में भी कहा जा सकता है। मैंने उसकी एक किताब की तरफ इशारा करते हुए कहा यह किस चीज की किताब है भाई, मैं देख सकता हूं? उसने कहा श्योर, और लपक कर उस किताब को उठाकर बड़ी ही नजाकत से मुझे पकड़ाती हुई बोली ये किन्जियोलॉजी की बुक है। मैंने कहा किन्जियोलॉजी? वो बोली हाँ, मस्कुलर इम्बैलेंस पर स्टडी है, बॉडी मूवमेंट की साइंस है। मैंने उसके चेहरे को पूरी तरह देखते हुए कहा ओके गुड।
फिर उस किताब को खोलकर देखने लगा। वो बोली, मैंने ये सब्जेक्ट ले तो लिया है पर पता नहीं मैं क्लियर कर भी पाऊंगी या नहीं। मैंने कहा, ऑफ कोर्स तुम कर लोगी। चुनाव करने की हिम्मत भी उन्हीं में होती है जिनमें करने का दम होता है। कितने लोग तो नाम सुनकर ही भाग गए होंगे, किन्जियोलॉजी। वो हंसती हुई बोली, हाँ कम लोग ही करते हैं। खुद ही किताब उठाकर देखने नहीं लग जाना है। अग्रेसिव और एरोगेंट में फर्क होता है, डोमिनेट नहीं करना है। किसी से पूछे बिना उसकी चीजों को हाथ नहीं लगाना चाहिए। फिर लोगों के चुनाव को कभी बुरा मत कहो। अक्सर लोग आदतन कह देते हैं, ये कौन सा सब्जेक्ट ले लिया, सीए में तो सब फेल होते हैं, ग्राफिक डिजाइनर भूखे मरते हैं। पता तुम्हें कुछ नहीं है, बस खबरें सुनी है। मैंने पूछा, ये किन्जियोलॉजी पढ़ने की सलाह तुम्हें किसी और ने दी थी या फिर ये तुम्हारा अपना डिसीजन था? वो बोली, नहीं ये मेरा अपना डिसीजन था। मैंने सोचा कुछ करना ही है तो अच्छा सा करते हैं। मैंने पूछा, फिर तो तुम्हें कई घंटे पढ़ना पड़ता होगा? वो बोली, हाँ अब अच्छा फ्यूचर चाहिए तो मेहनत तो करनी ही पड़ेगी। मैंने कहा, सारा दिन पढ़ती ही रहती हो या फिर कुछ खाने पीने का भी शौक है? वो बोली, हाँ मुझे पिज़्ज़ा पसंद है, चाट पापड़ी, रसमलाई, ये वो। हम फैमिली वाले सैटरडे को वहाँ जाते हैं, संडे को वहाँ। उस बातूनी ओवर फ्रेंडली लड़की से मैं एक सवाल पूछता था, वो मुझे 10 जवाब देती थी। याद रखना, तुम्हारे पास एक के बाद दूसरी, दूसरी के बाद तीसरी, फिर चौथी लाइन तैयार पड़ी होनी चाहिए। तुम्हें कई लड़कियों से दोस्ती करके सीखना चाहिए कि लड़कियां कैसी बातें करती हैं, किन टॉपिक्स को पसंद करती हैं, किन सवालों से बचती हैं। कागज या डायरी में लिख लो, कोई हिडन फाइल बना लो। उन हजारों लाइंस को इकट्ठा करो जिनके तुम्हें ज्यादातर पॉजिटिव आंसर्स मिले हैं, उन्हें रट लो। एक के बाद दूसरी बात, दूसरी के बाद तीसरी, घट घट घट। बातचीत के बीच गैप नहीं आना चाहिए। और ध्यान रहे, अगला सवाल या लाइन बोलनी उतनी जरूरी नहीं है जितनी पिछली बात का जवाब सुनना जरूरी है। आराम से सुनो, हो सकता है दूसरे टॉपिक की जरूरत ही ना पड़े। घबराओ, शर्माओ मत। तुम यहां अपनी शादी की बात करने नहीं आए हो, बस उसे हेलो कहने आए हो। गौर करना, मैं हस्ती के साथ आसान बातचीत कर रहा था। मैं वही सवाल पूछ रहा था जिन सवालों का जवाब वो किसी पर्सनल होते हुए अजनबी को दे सकती है। मैं जवाब देने में उसकी मदद भी कर रहा था। मेरे सवाल ही ऐसे थे कि उनका जवाब सवाल में ही होता है। मेरी टोन की स्थिरता और साफ गोई उसे बता रही थी कि मेरा सम्मान करो। मैंने कहा, हाँ मैंने वहां का पिज्जा खाया है, अच्छा होता है। मैं जब भी वहां दानिश बुक स्टोर में कोई नया नॉवल लेने जाता हूं तो वहां से खाकर आता हूं। वो बोली, अच्छा तो आप नॉवेल्स भी पढ़ते हैं? मैंने कहा, हाँ आप भी पढ़ती हैं ना? वो बोली, पहले पढ़ती थी, अब नहीं, अब तो टाइम ही नहीं मिलता। अच्छा तुम्हारा फेवरेट राइटर कौन सा है? तुम्हारी बातचीत की कोई डायरेक्शन होनी चाहिए। अगर तुम उसे अपने घर बुलाना चाहते हो तो कह सकते हो कि मटर वाले चावल और पुदीने की चटनी तो मैं भी बहुत अच्छी बनाता हूं। लोगों को मां के हाथ का खाना अच्छा लगता है और मेरी मां को मेरे हाथ का खाना अच्छा लगता है। अगर तुम उसके साथ घंटों एक बुक स्टोर से दूसरे बुक स्टोर नहीं भटक सकते तो कह दो, जिसके रिव्यूज अच्छे होते हैं या कोई फ्रेंड सजेस्ट करता है बस वही बुक पढ़ता हूं। आप भी बता दो कोई अच्छी सी बुक। हम लोग थोड़ी देर वहीं खड़े रहे। 10 मिनट बाद मैंने उसकी किताब उसे लौटाकर हाथ उसकी तरफ मिलाने के लिए बढ़ाते हुए कहा, ओके देन सी यू। उसने भी हाथ मिलाकर कहा, श्योर बाय बाय। मैं वहां से चला गया। हमारे पास नई बातचीत के लिए कई दरवाजे खुले थे और अपनी प्रकृतिवश वो मुझे जहां देखती वहीं रुककर मुझसे बातें करने लगती। इसी प्रकृति की वजह से तो मैंने उसे चुना था। अगर किसी मंजिल तक पहुंचने के लिए तुम्हें घोड़े की जरूरत है तो तुम हाथी थोड़ी ना ले जाओगे। अब जब हम अजनबी नहीं रहे तो बातें दो किस्म की होती हैं, लूजर्स टॉक और विनर्स टॉक। लूजर्स समस्याओं पर बातें करते हैं। मैं बहुत परेशान हूं, मुझे कभी प्यार नहीं मिला, सब लड़कियां मेरे साथ ऐसा ही करती हैं। यहां सिर्फ पैसों का खेल चलता है, लोग सिर्फ जूतों की भाषा बोलते हैं। वो लड़का अच्छा नहीं है, उससे भी बात मत किया करो, तुम नहीं जानती दुनिया बहुत बुरी है। उसे मत बताओ कि दुनिया कितनी बुरी है, वो दुनिया को तुमसे ज्यादा जानती हैं। लड़के और लड़कियां अलग अलग तरह से बड़े होते हैं। जहां लड़कों को प्यार और सेक्स से यहां तक कि लड़कियों से भी दूर रखा जाता है, वो फ्रस्ट्रेटेड, तड़पते हुए, मांगते हुए बड़े होते हैं। वहीं लड़कियों पर बचपन से ही इसे थोपा जा रहा होता है। कोई उन्हें छूने का मौका नहीं गंवाता। छोटी सी उम्र में ही लोग उसे घूरने लग पड़ते हैं। ऊपर से मीडिया, म्यूजिक वीडियोज और समाज जिसने तुम्हें ग्राहक बना रखा है और लड़की को प्रोडक्ट। सोचो एक प्रोडक्ट क्या सोचता होगा। ज्यादा देर नहीं लगती जब लड़की समझ जाती है कि सबको बस लड़की ही चाहिए।
लड़की ने रिश्तेदारों के, टीचर्स के, डॉक्टर्स के, पुलिस वाले और पॉलिटिशियंस के वो चेहरे देखे होते हैं जो ये लोग बस किसी अकेली औरत को ही दिखाते हैं। तुमने बस सुना है। लूजर लड़की से कहता है फलाना ऑफिसर या नेता 100 करोड़ खा गया, छी क्या होगा इस देश का। और लड़की मन में सोच रही होती है कि साला वो 100 करोड़ में क्या ऐश मार रहा होगा और तू मुझे यहां सड़क किनारे बैठाकर चने खिला रहा है। अच्छा, तुम लड़की से ये क्यों कहते हो कि मैं लड़कियों की बहुत इज्जत करता हूं? मतलब ठीक है, तुम्हें लड़कियों की इज्जत करनी चाहिए, तुम्हें लड़कों की भी इज्जत करनी चाहिए, पेड़ों की, पत्थरों की, जानवरों की, सबकी इज्जत करो, मगर ये कहते क्यों हो कि इज्जत करता हूं? तुम्हारी बातचीत से पता चल जाएगा कि तुम लड़कियों की इज्जत करते हो या नहीं। अपने बाप से कहते हो कभी कि पापा मैं बापों की बहुत इज्जत करता हूं? तुम लोग फेसबुक पर लड़की की तस्वीर पर कमेंट करते हो यू आर लुकिंग ब्यूटीफुल। चलो ठीक है, सोशल मीडिया इसीलिए होता है, लेकिन फिर तुम उसको पर्सनल मैसेज भी करते हो, पूछते हो आपको बुरा तो नहीं लगा? लड़की कहती है ठीक है, सब लोग करते हैं, तुमने भी कर दिया, कोई बड़ी बात नहीं है, इट्स ओके। तुम फिर कहते हो अगर बुरा लगा हो तो आई एम सॉरी। क्यों भाई, तुम क्यों सॉरी हो? हर कहीं सॉरी सॉरी क्यों बोलते रहते हो? सॉरी गलती करने पर माफी मांगने के लिए होती है। तुमने उसे खूबसूरत कहा है, क्या यह गलत कहा है? दरअसल तुम इस छोटे से कमेंट के दम पर ही पूरी लड़की पटा लेना चाहते हो। तुम चाहते हो इसे बहुत बड़ी घटना समझा जाए, इसी बहाने से बातचीत शुरू हो और बात बढ़ते बढ़ते प्यार में बदल जाए। लेकिन लड़की के लिए यह रोज की बात है। रोज नए आशिक हेलो बोलते ही बॉयफ्रेंड बनने की जल्दी मचाते हैं, तो लड़की यहीं पर चैट बंद कर देती है। अब तुम शुरू करते हो धड़ाधड़ मैसेजेस का सिलसिला। तुम्हारे पास कहने को कुछ नहीं है, पर तुम मैसेज करते रहते हो और हेलो बोलकर वेट करते हो कि वो आगे से चैटिंग शुरू करे। वो जवाब नहीं देती, तुम फिर लिखते हो आई एम सॉरी। भाई पहले अच्छी तरह गलती तो कर ले, सीधा सॉरी। अगर लड़की तुम्हें जानती है तो हो सकता है तंग आकर किसी दिन वो तुमसे खुद पूछे कि भाई बताओ क्या बात है, क्यों कॉल पर कॉल करते रहते हो, क्या कहना चाहते हो, साफ साफ बोलो। तुम आगे से कहते हो देखो मैं लड़कियों की बहुत इज्जत करता हूं, आई एम सॉरी। क्या मतलब, काम की बात क्यों नहीं करते? कुछ लोग हिम्मत करके लड़की को आई लव यू बोल भी देते हैं, क्योंकि तुम्हें आई लव यू के अलावा कुछ और बोलना नहीं आता। यह भी तुम यंत्रवत बोलते हो, बस बोलने की खुजली है, क्योंकि सब एक दूसरे को बोल रहे हैं इसलिए तुम्हें भी बोलना है। और जैसे कि आई लव यू बोल देने से सब कुछ हो जाता है। सिर्फ आई लव यू बोलने से लड़की इंप्रेस नहीं हो जाती, उससे पहले और उसके बाद भी बहुत कुछ बोलना पड़ता है। लेकिन जानते हो क्यों? तुम्हारे पास किसी भी लड़की से कहने के लिए कुछ भी नहीं होता, क्योंकि तुम्हारे दिमाग पर सेक्स सवार है। तुम समाज से डरते हो। लूजर्स मुंह लगाते ही पीछे पड़ जाते हैं, लड़की की हां में हां मिलाते हैं। लड़की समझ जाती है ये यूं ही मुझे इंप्रेस करने के लिए बेवजह की चापलूसी कर रहा है। लूजर्स वो होते हैं जो असल में लड़की को भगा देते हैं। लड़की अच्छी खासी दिलचस्पी दिखा रही होती है, पर ये ऐसे अजीब बातें करते हैं, मैं सेक्स का भूखा नहीं हूं। लड़की शायद मन में सोचती होगी कि भैया फिर यहां क्या कर रहे हो, मैं तो बड़ी सेक्स की भूखी हूं, तुम्हारा तो अब बिल्कुल ही कोई चांस नहीं है। दरअसल तुम अपनी किसी कमी को छुपाने के लिए बड़ी बड़ी और अच्छी अच्छी बातें करते रहते हो। कई तो तीसरे ही दिन अपना बर्थडे बताकर उसे लड़की के साथ सेलिब्रेट करने का प्लान बना रहे होते हैं। लूजर्स की सबसे बड़ी निशानी यह होती है कि वो बात बात पर चिढ़ जाते हैं, भाग जाते हैं, फिर वापस आते हैं, फिर नाराज हो जाते हैं, फिर लौट कर आते हैं। लेकिन दूसरी तरह की बातें होती हैं विनर्स टॉक। विनर्स पॉजिटिव बातें करते हैं, वो जीवन का अच्छा पक्ष देखते हैं। वो ये सोचते ही नहीं कि अगर लड़की ने ना कह दिया तो क्या होगा। इसके बजाय वो पहले लड़की से बातचीत करके ये देखते हैं कि ये किस तरह की लड़की है। देखो दुनिया में हर किस्म के लोग होते हैं, अच्छे और बुरे दोनों। जितने किस्म के लड़के होते हैं उतनी ही किस्म की लड़कियां भी होती हैं। जैसे तुम्हारा कोई दोस्त होगा, देखने में गोरा चिट्टा, लंबा चौड़ा, बड़ा हैंडसम, पर तुम उसके दोस्त हो इसलिए जानते हो कि वो किसी काम का नहीं है, ना मेहनत करता है, ना ही उसमें दिमाग नाम की कोई चीज है। बस समझ लो वैसी ही कोई ना कोई लड़की भी होगी, दिखने में सुंदर मगर किसी काम की नहीं। जैसे तुम्हारा कोई दोस्त होगा, उसे जरा सी इज्जत दे दो तो वो तुम्हें अपना गुलाम समझकर तुम पर रौब जमाना शुरू कर देता है, पैसे मांगने लगता है, लूटने की फिराक में रहता है। बस समझो ऐसी ही कोई लड़की भी होगी। जैसे तुम्हारा कोई दोस्त दिखने में लल्लू लगता है पर है सयाना, बस वैसी ही कोई लड़की भी होगी।
विनर पहले लड़की का नेचर देखता है, कहीं ये पागल तो नहीं, बीमार, झगड़ालू या लालची तो नहीं। लूजर की तरह प्यार में अंधे होकर किसी भी बेकार सी लड़की पर टाइम वेस्ट करना अच्छी बात नहीं है। विनर लड़की को समाज का अच्छा पक्ष दिखाता है। अगर लड़की कहे कि प्यार व्यार कुछ नहीं होता तो कहो अरे नहीं यार, प्यार तो होता है, प्यार बहुत प्यारी चीज होती है, हम सबको करना चाहिए। अगर वो कहे सारे नेता चोर हैं तो कहो उनकी जिंदगी उनके हाथ में है, हमारी जिंदगी हमारे हाथ में। अगर वो कहे भगवान नहीं है तो कहो है। पॉजिटिव बातें तुम्हारी पॉजिटिव इमेज बनाती हैं और नेगेटिव बातें नेगेटिव। एक बार मैं और हंसती कॉलेज की छत पर बैठे थे। वहां से थोड़ी दूर एक मजदूर परिवार का कच्चा मकान नजर आ रहा था। एक औरत अपने ही उस मकान की दीवार बना रही थी। वो सिर पर ईंटें उठाकर लाती और दीवार के पास रख देती, फिर मिट्टी का गारा बनाकर दीवार में ईंट पर ईंट चिपकाती जा रही थी। पास में ही उसका पति चारपाई पर लेटा हुआ पांव पर पांव रखकर हुक्का गुड़गुड़ा रहा था। हंसती बोली, वो देखो, पत्नी बेचारी ईंट उठा उठाकर दीवार बना रही है और पति महाशय टांग पर टांग रखकर बैठे हैं। मैंने कहा हो सकता है वो पति कई महीनों बाद शहर से घर लौटा हो और पत्नी से कह रहा हो कि छोड़ ये दीवार बनाना, कल मिस्त्री को बुलाकर बनवा दूंगा, इतनी देर बाद आया हूं, जरा पास बैठो, प्यार की दो बातें करो। और पत्नी कह रही हो कि मिस्त्री को क्यों पैसे देने, छोटा सा काम है, मैं कर लूंगी, तुम आराम करो। टीवी की भाषा मत बोलो, शिकायतें मत करो। उसे लगना चाहिए कि तुम एक सुरक्षित और खुशहाल दुनिया में दाखिल होने का दरवाजा हो। इसके आगे भी बातें दो तरह की होती हैं, बॉयफ्रेंड टॉक और जस्ट फ्रेंड टॉक। अगर तुम बॉयफ्रेंड वाली बातें करोगे तो बॉयफ्रेंड बनोगे, अगर जस्ट फ्रेंड वाली बातें करोगे तो जस्ट फ्रेंड बन जाओगे। यहां ध्यान रखना, बॉयफ्रेंड वाला कमरा पहले आता है और जस्ट फ्रेंड वाला बाद में। इसीलिए अगर तुम लड़की से खूब बातें करते हो, हंसते हो, हंसाते हो, उसे अपनी सारी सच्चाइयां, बुराइयां, परेशानियां, ख्वाहिशें बताते हो, अपना दिल खोलकर उसके सामने रख देते हो, तो दरअसल तुम इतना तेज जा रहे हो कि तुम बॉयफ्रेंड वाले कमरे से आगे निकल जाते हो और जस्ट फ्रेंड वाले कमरे में पहुंच जाते हो। जब वो देखती है कि तुम तो बिल्कुल उसके जैसी मानसिकता में हो, वही लापरवाही, वही सपने, वही बातें, वही हंसी उड़ा देना हर चीज की, तुम उसके साथ किसी बच्चे की तरह खेल रहे होते हो, तो वो तुम्हारे अंदर अपना छोटा सा प्यारा सा दोस्त देख लेती है। ये कोई बुरी घटना नहीं है, पर तुम ये नहीं चाहते थे। बॉयफ्रेंड लड़कियों के लिए चैलेंजिंग होता है, कुछ ऐसा जिसके साथ जुड़कर लड़की डेवलप हो सके। उसमें एक ठहराव होना चाहिए, थोड़ा सा बड़प्पन, जो उसे कुछ नया सिखा सके, दिखा सके। लोग उसी रिश्ते को पसंद करते हैं जिसमें थोड़ा दर्द हो, जो उन्हें थोड़ी टेंशन दे, थोड़ा मुश्किल। तुम उसे जिस सिंहासन पर बैठाना चाहते हो, उस सिंहासन को थोड़ा ऊंचा तो बनाओ। अब मैं जब भी हंसती के आसपास होता तो ऐसे रहता कि हंसती मुझे पसंद करे, जैसा कि लड़कियां करती हैं। वो जानबूझकर तुम्हारे सामने ऐसे बैठती हैं, ऐसे बातें करती हैं कि तुम उन्हें पसंद करो। ये लड़कियों का फ्लर्ट करने का तरीका है। तुम्हें लगता है तुम्हें लड़की पसंद आ गई है, पर असल में लड़की ने तुम्हें खुद को पसंद करवाया होता है। यह है स्त्रीण रहस्य। वो आगे नहीं बढ़ती, वो घाटी की परछाई की तरह वहीं की वहीं बनी रहती है। वो तुम्हें पुकारती भी नहीं है, ना कोई इशारा देती है, पर वो तुम्हें अपनी तरफ खींचती है। वो चाहती है तुम पहल करो, अंत तक सब कुछ तुम ही करो। बस तुम्हें भी मर्दाना तरीके से यही करना है। हंसती मुझे देखती रहती थी। मेरा सीधा खड़ा शरीर, मेरी सुव्यवस्थित आंखें, साफ सुथरे हाथ, पतली गर्दन, शार्प जॉ लाइन, मेरी वो खास स्माइल। एक दिन वो तीनों और मैं एक खाली पड़ी क्लास में वक्त बिता रहे थे। वो तीनों बेंचेस पर बैठी थी और मैं उनके सामने खड़ा था। अपनी ब्लू चेक वाली फुल स्लीव शर्ट की कलाई से कफ को खोलने के लिए मैंने उसके सफेद बटन को धीरे से कांच से बाहर निकालते हुए कहा, आजकल की लड़कियां अपने बॉयफ्रेंड्स पर बहुत शक करती हैं। दोनों के बीच में बैठी अमित्रा बोली, बॉयफ्रेंड्स काम ही ऐसे करते हैं कि शक तो हो ही जाता है। मैंने शर्ट की स्लीव को ऊपर की तरफ मोड़ते हुए कहा, लेकिन फिर भी हर लड़का गलत नहीं होता। ये क्या बात हुई, दिन रात शक करना, सुबह भी, दोपहर को भी, फोन पर भी। ज्यादा शक करने से प्यार खत्म हो जाता है। मित्रा बोली, प्यार होगा तो खत्म होगा ना, 3-3 तो गर्लफ्रेंड्स रखी होती हैं तुम लोगों ने। हंसती मुझे ही देख रही थी। मैंने कहा, लेकिन ये बात तो सबको पता है ना कि लड़कियों को बेवजह शक करने का मजा आता है। अमित्रा बोली, जहां प्यार होता है वहां शक तो हो ही जाता है।
जो मैं चाहता था वही हुआ। हस्ती समझ गई मैं क्या बोल रहा हूं। उसका ध्यान मुझ पर जो रहता था, बस वो एक बार और मेरे मुंह से सुनकर कंफर्म कर लेना चाहती थी। उसने मेरे होठों पर अपनी नजरें गड़ा ली और इंतजार करने लगी। मैंने कहा, वैसे मुझे बुरा नहीं लगेगा अगर मेरी गर्लफ्रेंड मुझ पे शक करेगी तो। ये तो उल्टा प्यार की निशानी होती है ना। जैसे ही दोनों ने हाँ कहा, हस्ती अपने घुटनों में मुंह छुपाकर हिल हिल कर हंसने लगी। उसे हंसता हुआ देखकर वो दोनों भी समझ गई। मित्रा ने तो अपना मुंह हथेलियों में छुपा रखा था, पर अमित्रा अपनी आंखों को सीरियस मोड पर रखकर मुस्कुराती हुई बोली, हद है। मैंने कहा, प्यार की कोई हद नहीं होती यार। हंसती किसी राक्षसी की तरह सिर उठाती हुई जोर से हंस पड़ी। मित्रा भी खिलखिलाई और अमित्रा ने आंखें बंद करके ना में सिर हिलाया। मैंने उसी गंभीर चेहरे और टोन के साथ अमित्रा की बंद आंखों से कहा, क्यों, तुम नहीं चाहती कि तुम्हारी लाइफ भी सक्सेसफुल हो? इस बार वो खुलकर हंसती हुई बोली, जी नहीं, मेरी लाइफ ऑलरेडी बहुत सक्सेसफुल हुई पड़ी है। बॉयफ्रेंड हर वक्त सीमाएं तोड़ता है। वो जस्ट फ्रेंड से ज्यादा पर्सनल होता है, ज्यादा अग्रेसिव। दूसरी तरफ जस्ट फ्रेंड लड़की के साथ पर्सनल होने की बजाय फैमिलियर हो जाता है। उसके साथ फैमिलियर मत हो वो। ना उसकी फैमिली से बातें करो, ना बहनों से, ना वीडियो चैट के दौरान कैमरे में नजर आने वाली उसकी रूममेट्स के बारे में पूछो। ऐसे मत कहो, ये वाली लड़की कौन सी है, आज कौन कौन आया है तुम्हारे रूम में, ये वाली तो बड़ी सुंदर है। बॉयफ्रेंड सबके साथ बांटने वाली चीज नहीं होती। हाँ, अगर दोस्त बनना चाहते हो तो ऐसा करो, क्योंकि दोस्त ऐसा करते हैं। लड़की का दोस्त उसकी सहेलियों में दिलचस्पी ले तो उसे क्या प्रॉब्लम होगी? अगर लड़की तुम्हें कोई ऐसी तस्वीर दिखाए जिसमें वो किसी लड़के के साथ खड़ी है, तो ये मत कहो, ये कौन सा लड़का है, इतनी पास क्यों खड़ा है, तुमने कैसे कपड़े पहन रखे हैं। हाँ, अगर दोस्त बनना चाहते हो तो कहो, क्योंकि दोस्त प्यारे और मासूम होते हैं। वो जेलस फील करते हैं, अपनी दोस्त की सुरक्षा को लेकर वो चिंतित होते हैं। बॉयफ्रेंड को लड़की की पर्सनल लाइफ से तब तक कुछ लेना देना नहीं होना चाहिए जब तक वो उसकी गर्लफ्रेंड ना बन जाए। वो जहां मर्जी घूमे, जिसके साथ मर्जी तस्वीर खिंचवाए। जल्दी जल्दी ज्यादा करीब आने के चक्कर में तुम लड़की के जस्ट फ्रेंड बन जाते हो, जबकि बॉयफ्रेंड टॉक तुम्हें इतना धीमा और एक्यूरेट रखती है कि तुम सीधा बॉयफ्रेंड वाले कमरे में खींच लिए जाते हो। बॉयफ्रेंड टॉक यानी उसके साथ ज्यादा से ज्यादा बस अपनी और उसकी बातें करो, सामाजिक बातें मत करो। उसके साथ मीठी मीठी बातें करो, सपनों की बातें, आसमानी बातें, जिनका सच से चाहे कुछ लेना देना ना हो, जो बस आज सुनने में अच्छी लगे। लॉजिकल बातें करने की फिक्र मत करो, जो सुनने में अच्छा लगे वही बातें करो। पार्टी की बातें, फैशन की बातें, म्यूजिक, मौज मस्ती, घूमना फिरना, आज़ादी की बातें। जैसे एक दिन यूं ही शादी की बात उठी तो मैंने कहा, भाई मैं तो शादी के बाद माँ बाप के साथ नहीं रहूंगा। ये माँ बाप की चिक चिक मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। देखो, सच ये है कि लगभग हर लड़की चाहती है कि शादी के बाद वो अपने पति के साथ तो रहे, पर वहां सास ससुर ना ही हो तो अच्छा है। लेकिन यह भी सच है कि मेरी कौन सी आज ही हस्ती के साथ शादी होने वाली थी, ना ही मैं उसे कोई सीधा सीधा वादा कर रहा हूं। ये तो मीठी मीठी बातें हैं, आज करने में कोई हर्ज नहीं है। तुम इस बात की चिंता मत करो कि उसे प्यार होगा या नहीं। अरे क्यों नहीं होगा, वो औरत है, भगवान ने औरत को प्यार करने के लिए ही बनाया है। उसे प्यार नहीं होगा तो और किसे होगा? जैसे तुम प्यार ढूंढ रहे हो वैसे ही सभी ढूंढ रहे हैं। हम लोग बहुत बातें करने लगे दिन रात। फिर वो पल आया जिसका मुझे इंतजार था, खामोशी का पल। अचानक उसने बातें करना कम कर दिया, बिजी रहने लगी। यानी अब उसके दिल में मेरे लिए स्पेशल फीलिंग आ गई है, वो मुझे लेकर सीरियस हो गई है। ऐसे वक्त पर लड़कियां चुप हो जाती हैं। प्यार बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। जब लड़की के दिल में प्यार उठता है, वो पागलपन उठता है, तो कम से कम वो एक बार तो इस बड़ी जिम्मेदारी से भागती है, इस झंझट में पड़ने से खुद को बचाती है, तो इसलिए वो रुक जाती है। अब स्पेशल फीलिंग आ गई है, तो इससे पहले हम लोग जो बातचीत करते थे उसका अब कोई मतलब नहीं रहा। अब ये फल इतना पक चुका था कि या तो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बनकर छुटकारा था या फिर बातचीत बंद करके। ऐसे वक्त पर तुम्हें उसे प्रपोज करना है, यही सबसे सही मौका है। उससे साफ साफ बात करो, वादे करो, गारंटी दो, अपनी बातों पर यकीन दिलाओ। उसके लिए यह बहुत बड़ा कदम है। अक्सर हम देखते हैं कि लड़की ऐन मौके पर आकर मुकर जाती है, मिलने का वादा करके नहीं आती।
क्योंकि वो घबरा जाती है। कम से कम एक बार तो वो सोचती है कि शायद तुम इस रिश्ते को लेकर उतना सीरियस नहीं हो जितना वो है, शायद तुम ये सब संभाल ना पाओगे, शायद तुम वैसे नहीं सोचते जैसा वो सोचती है। तो तुम्हें यहां पूरी ईमानदारी के साथ उसे यकीन दिलाना होगा कि तुम उसे हमेशा प्यार करोगे, हमेशा उसका ख्याल रखोगे। एक शुक्रवार की दोपहर को मैंने हस्ती से कहा, आओ तुम्हें समोसे खिलाकर लाता हूं। उसने थोड़ा सोचते हुए कहा, इंग्लिश की क्लास बंक करनी पड़ेगी। मैंने आंख मारते हुए आगे बढ़ते हुए कहा, कम ऑन, छोड़ो उसे। वो गुमसुम सी मेरे पीछे चल पड़ी। मेरी बाइक पर हम दोनों एक शांत सी और बड़ी सी दुकान पर पहुंच गए और अंदर जाकर किसी टेबल पर बैठ गए। वो तो अपनी तरफ से बिल्कुल कूल रहने की कोशिश कर रही थी, ये दिखा रही थी कि जैसे उसको पता ही नहीं कि प्यार किस चिड़िया का नाम है, पर नर्वसनेस में वो अपनी हथेलियों को बार बार मसल रही थी और रह रहकर मुझ पर चौंकती थी जैसे मैंने कुछ कहा हो। बार बार मेरा मुंह ताकने लगती थी कि मैं कुछ कहूं। मैंने भी उसे ज्यादा इंतजार नहीं करवाया और अपना हाथ आगे बढ़ाते हुए कहा, लाओ तुम्हारा हाथ देखता हूं। उसने झट से अपनी हथेली मेरी हथेली में थमा दी। उसके हाथ थोड़े ठंडे थे। मैंने थोड़ी देर तक उसकी लकीरें पढ़कर कहा, अरे तुम्हारी किस्मत में तो मैं हूं। वो बोली, इतनी बोरिंग किस्मत नहीं है मेरी, ढंग से देखो। मैंने फिर से देखते हुए कहा, तुम्हारा बॉयफ्रेंड तुम्हारा बहुत ख्याल रखेगा, तुम्हें हमेशा बहुत प्यार करेगा। वो बोली, बॉयफ्रेंड को मारो गोली, मुझे ये बताओ पैसे कितने हैं मेरी किस्मत में, फॉरेन कंट्री में सेट होंगी या नहीं। वो तुम्हारे लिए सारे दरवाजे बंद करती चली जाएगी और फिर भी चाहेगी कि तुम किसी ना किसी रास्ते से आओ। मैंने कहा, लेकिन तुम्हारे हाथ में तो लिखा है कि तुम एक गरीब लड़के के लिए पैसों को लात मार दोगी। मेरी तरफ देखकर थोड़ा सा मुस्कुराकर अंगड़ाइयों को समेटती हुई अपनी हथेली को मेरी हथेली में और धसाती हुई वो बोली, आज क्या हो गया है तुमको। मैंने कहा, प्यार हो गया तुमसे।